वैसो गाइज आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टार लव फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो थोड़ा लेक्चर लेट हो गया क्योंकि वही है कि थोड़ा कुछ ना कुछ काम आ जाता है, तो इसकी वजह से कई बार लेक्चर आप लोगों को थोड़ा लेट देखने को मिलते हैं। पर हाँ, ये बात जरूर रहती है कि लेक्चर आप लोगों तक जरूर पहुंचता है, ये चीजें आप लोगों को कंफर्म है। बड़े ही लेट पहुंचेगा पर लेक्चर जरूर आएगा, ठीक है। तो ये बात माइंड में बिल्कुल भी डाउट मत रखिएगा। आज का जो डे है यहाँ पर ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये इंटरनेशनल डे का डेट है, पर लेकिन हमारी कंट्री से रिलेटेड है। बात की जा रही है इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के बारे में। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, यानी कि एक तरीके से हिंसा न करना, ठीक है, मार काट न करना, शांति में काम करना। तो ये जो डे है हमारी कंट्री में, ये बेसिकली हमारी कंट्री से रिलेटेड है और इंटरनेशनल डे ये सेलिब्रेट किया जाता है हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी से रिलेटेड है, यानी कि महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है। पर लेकिन अगर आज जो महात्मा गांधी जी जिंदा होते या फिर कोई भी पर्सनैलिटी जिन्होंने देश को आजाद कराया, सुभाष चंद्र बोस हो गए या फिर भगत सिंह हो गए, शहीद भगत सिंह जी हो गए, या फिर भीमराव अंबेडकर जी हो गए, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल जी हो गए। अगर वो आज के में हमारे सोशल मीडिया हैंडल देखते ना कि हाँ हमारा सोशल मीडिया हैंडल क्या है, जैसे ट्विटर हो गया, फेसबुक हो गया, क्या चल रहा है वहां पर, आप लोग देखोगे इतनी गंदी गंदी हरकतें वहां पर चल रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें ट्रेंड कर रही हैं। मतलब इरिटेशन हुई अंदर से देख के, मैंने कहा आखिर ये क्या चल रहा है देश में। मतलब इतने लार्ज स्केल पर देश पोलराइज है, कोई भी प्रोडक्टिव बात करता हुआ नजर नहीं आता है। अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसी को सपोर्ट कर रहे हैं। यानी कि आज की डेट में कंडीशन इतनी बुरी हो चुकी है कि अगर आप लोग सोशल मीडिया पर हैं तो आप लोग का जो दिमाग खराब होने में एक मिनट नहीं लगेगी, अगर आप लोग अपने माइंड को संतुलन में नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा जरूर कीजिए, जब भी आप लोग का एग्जाम आता है पास में, सोशल मीडिया से बिल्कुल दूर रहिए, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल त्याग दीजिए सोशल मीडिया को। कम से कम एग्जाम आता है तो एक महीने पहले तो टच करना छोड़ दीजिए इसको। इतनी गंदी चीज देखने को मिलती है यार, कोई भी प्रोडक्टिव बातें देखने को नहीं मिलती है। नॉर्मली यही सब चीजें, मतलब एक दूसरे के प्रति हेट्रेट फैला रहे हैं, वहां पर बैठकर पता नहीं क्या क्या चीजें ट्रेंड करा रहे हैं। तो ये काफी इरिटेटिंग लगता है कि हाँ, क्या इन्होंने सोचा था कि ऐसा देश बनाएंगे हम लोग अंग्रेजों से आजाद कर। इससे अच्छा तो अंग्रेजों की गुलामी थी, कम से कम इंसान जो थे वो इंसानों की तरीके से तो रहते थे। आज के डेट में अपने आप ही कट कट कर मरने के लिए तैयार हो रखे हैं सोशल मीडिया हैंडल पर। तो ये कंडीशन है। चलिए, जो भी है आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं। अगर मेरी कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए सॉरी, जो मुझे फील हुआ वो मैंने आप लोगों को बोला। बात करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के बारे में। ये जो डे है यहाँ पर महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है और 2 अक्टूबर को सेलिब्रेट किया जाता है। ये डे हमारी कंट्री की पर्सनैलिटी नहीं, ये डे जो है बेसिकली एक दूसरी कंट्री की पर्सनैलिटी के द्वारा यहाँ पर ये डे एक तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर ले जाया गया। ये ईरान के नोबेल लॉरेट थे जिनका नाम था सेरीन इबादी। तो इनके द्वारा यहाँ पर इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस यहाँ पर बोला गया। ये हिंदी की साइड से टीचर थे जो पर्शियन टीचिंग इंटरनेशनल जो स्टूडेंट्स हैं उसके लिए। तो वर्ल्ड सोशल जो फोरम था मुंबई में, यहाँ पर इनके द्वारा बात रखी गई कि गांधी जी के नाम पर कोई ऐसा डे होना चाहिए। तो तब से हमारी कंट्री में ये डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया गया। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि किस पर्सनैलिटी के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है, तो महात्मा गांधी जी के नाम पर सेलिब्रेट किया जाता है। 2004 में यहाँ पर यह बात रखी गई थी ईरान के जो नोबेल लॉरेट है इनके द्वारा, और यहाँ से फिर चीजें आगे बढ़ी। इस बार की थीम क्या है? थीम है सेपिंग पीस टुगेदर, यानी कि एक तरीके से जो पीस है उसको सेप देना है, एक साथ मिलकर हम लोग को शांति बनाकर रखनी है। सीधे सीधे भाषा में ये बोला गया है, यानी कि लड़ना मरना कटना नहीं है, एक दूसरे के साथ में शांति बनाकर हम लोग को रखना है। तो ये टोटल बातें यहां पर इनके द्वारा बोली गई हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट थीम है, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखिएगा। बाकी आइए अब न्यूज देखते हैं हम लोग को क्या क्या डिस्कस करना है। फिर से मैं एक बात बोलूंगा, देखिए सबसे बड़ी चीज ये है कि आप लोग अगर रियलिटी में चाहते हैं अपना एग्जाम क्लियर करना, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि कितने टाइम क्या क्या आप लोगों को यूज करना है। जैसे YouTube है तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि YouTube पर आप लोगों को कितना टाइम देना है। मुझे नहीं लगता है कि 2 से 3 घंटे से ज्यादा आप लोगों को YouTube पे देना चाहिए। 3 घंटे तो मैक्सिमम हो जाते हैं, 2 घंटे की कोशिश करो, इससे ज्यादा YouTube पर मत बिताओ। पूरे दिन YouTube पर बैठे रहोगे तो पढ़ोगे क्या। सोशल मीडिया हैंडल पर अगर आप लोग यूज करते हैं मैक्सिमम 30 मिनट, इससे ज्यादा आप लोगों को टाइम नहीं देना है वहां पर। तो ये चीजें आप लोगों को खुद से डिसाइड करनी पड़ेंगी। अगर यहां पर आप लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं तो उसी साइकिल में घूमते रहोगे जिस साइकिल में आप लोग पड़े हुए हैं। इस साइकिल से बाहर निकलने की कोशिश करो और फोकस करो कि अपनी जो पढ़ाई है उसके ऊपर आप लोग फोकस दे सके, ठीक है। क्योंकि ये मुद्दे ऐसे हैं, ये चलते रहेंगे, कभी ना कभी कोई मुद्दा आता रहेगा। आप लोग अगर इनके चक्कर में पड़े रहोगे तो एग्जाम क्लियर आप लोग नहीं कर पाओगे। तो जिसका ये धंधा है वो अपना धंधा कर रहे हैं इन सब मुद्दों को बनाकर, आप लोग इनके चक्कर में मत पड़ो। अगर कुछ रियलिटी में चेंज करना चाहते हो तो अपने अंदर एक चेंज लेकर आओ कि हाँ आगे चलकर हम लोग को एक प्रोडक्टिव इंसान बनना है सोसाइटी का, और फालतू की चीजों से अपनी डिस्टेंस बनाकर रखनी है। तो ये चीजें ऐसी चीजें जो आप लोग अपनी लाइफ में कम से कम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर आज की जो न्यूज है उससे डिस्कस करते हैं। यहां पर आज की फर्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने।
नेक्स्ट जो न्यूज है यहाँ पर इसमें बात की जा रही है, डिफेंस मिनिस्टर जो है हमारी कंट्री के हैं राजनाथ साहब, तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा अभी यहाँ पर एक चैलेंज स्टार्ट किया गया जिसको बोला गया डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज, जिसको शॉर्ट फॉर्म में DISC बोला गया, DISC4। ये यहाँ पर अभी जो देखने को मिला तो IDEX, तो ये हमारी कंट्री में एक इवेंट देखने को मिल रहा था जिसको बोलते हैं इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, यानी कि अपनी कंट्री में जो डिफेंस है उसमें हम लोग कुछ इनोवेशन कर लेकर आए ताकि एक्सीलेंस की तरफ को हम लोग बढ़े। आज की डेट में आप लोगों को पता है काफी लार्ज स्केल पर हम लोग जो है बाहर की कंट्री से चीजें खरीद कर लेकर आते हैं, तो अगला हमारी ही कंट्री में अगर हम लोग चीजें बनाना स्टार्ट कर देते हैं, अपनी ही कंट्री में स्टार्टअप, हमारी ही कंट्री में जो प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट करें, तो दूसरी कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। तो इसीलिए जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है या फिर आत्मनिर्भर भारत अभियान है, वो सारे कहीं ना कहीं इसी डायरेक्शन में कदम रखते हुए नजर आते हैं। हमारी कंट्री अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में आप लोग देखिए, हमारी कंट्री वर्ल्ड में सेकंड नंबर पर है जब हम लोग इंपोर्ट की बात करते हैं, यानी कि मैक्सिमम जो हम लोग अपनी चीजें बाहर से इंपोर्ट कर लेकर आते हैं। अभी S-400 सिस्टम हम लोगों ने इंपोर्ट किया यहाँ पर रसिया से, जिसकी वजह से काफी ज्यादा न्यूज में थे। ये एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसको S-400 सिस्टम के नाम से आप लोग जानते हैं, ठीक है, तो इसका नाम आप लोग याद रखिएगा, रसिया से हम लोगों ने खरीदा है। अच्छा चलिए क्वेश्चन बताइए, जैसे S-400 सिस्टम हम लोगों ने रसिया से खरीदा है, तो यूएसए बोल रहा था कि इसको मत खरीदो, आप लोग हमारे वाला सिस्टम खरीद लो जो कि इससे भी बेटर और ऐसा ही काम करेगा। उस सिस्टम का नाम आप लोग बताइए, वो भी काफी ज्यादा न्यूज में था। जब साउथ कोरिया के बारे में बात करते हैं तो वो सिस्टम यहाँ पर काफी न्यूज में था, तो उसके अंदर यहाँ पर इसको एस्टेब्लिश किया गया था यूएसए के द्वारा। तो यहाँ पर इसके बारे में आइडिया रखेगा। टॉप सबसे ज्यादा इंपोर्ट करने वाला है सऊदी अरेबिया, दूसरे नंबर पर इंडिया, तीसरे पर इजिप्ट, चौथे पर ऑस्ट्रेलिया और पांचवें पर है चाइना। अगर ऑल ओवर वर्ल्ड में एक्सपोर्ट करने वालों में हम लोग बात करें, सबसे ज्यादा जो आर्म्स है वो एक्सपोर्ट करता है, हथियार एक्सपोर्ट करता है यूएसए, दूसरे नंबर पर रसिया, तीसरे नंबर पर फ्रांस, चौथे पर जर्मनी और पांचवें पर चाइना। चाइना की अच्छी बात यह लगती है कि ये खरीदता है तो ये बेचता भी है, पर लेकिन हम लोग कहां पर हैं, हम लोग यहां पर ऐसी एरिया में नहीं है, हम लोग बस खरीदने वाले एरिया में हैं। और दो कंट्री है सबसे इंपॉर्टेंट, एक है रसिया और दूसरी है यूएसए। ये चाहती नहीं है कि वर्ल्ड में कभी भी शांति रहे। अगर वर्ल्ड में शांति रहेगी तो इनके हथियार की जो इंडस्ट्री है वो अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगी। एक तरीके से जहां जहां लड़ाई होती है, लोग मरते हैं, करते हैं, उससे इनका फायदा होता है, क्योंकि एक तरीके से ये चीजों को ये चीजों को एक्सपोर्ट करते हैं और दुनिया इंपोर्ट करती है, तो इनकी तो एक तरीके से मार्केट बढ़ती है, इकोनॉमी बढ़ती है, इनके लोगों को जॉब मिलती है, इनकी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होती है, इनके ऊपर लोगों की डिपेंडेंसी बढ़ती है। तो ये चाहती है कि कंटिन्यूअसली यहां पर ये चलता रहे। तो हमारी कंट्री में अगर कोई ऐसा प्रोग्राम स्टार्ट किया जा रहा है तो हमारी कंट्री के लिए काफी अच्छा है। IDEX4 फौजी जो इनिशिएटिव है यहाँ पर, ये एक तरीके से प्रोडक्ट मैनेजमेंट अप्रोच के थ्रू यहाँ पर गाइडलाइन तैयार की गई है, जिसके चलते जो इनिशिएटिव यहाँ पर रखे गए हैं, ये इनोवेशन देखने को मिलेंगे आप लोगों को इंडियन आर्म फोर्स के अंदर। और इसी के साथ में एक तरीके से जो इनोवेशन के आइडिया है यहाँ पर, ये सोल्जर्स या फिर जो फील्ड फॉर्मेशन है उसके अंदर भी आप लोगों को चीजें नजर आएंगी, यानी कि एक तरीके से बोल सकते हैं काफी लार्ज स्केल पर एक डेवलपमेंट की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। मोस्ट इफेक्टिव, और इसी के साथ में आप लोगों को बोले डिफेंस स्टार्टअप जो है हमारी कंट्री में एक ऐसा इकोसिस्टम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं IDEX इनिशिएटिव के तहत, जिसको आप लोगों ने बोला यहाँ पर इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, ताकि अपनी ही कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी रहे, बाहर की कंट्री के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी खत्म हो जाए। ठीक है, तो यह है इंपॉर्टेंट फैक्ट जिसके बारे में आप लोग आइडिया रखेगा, कंफ्यूजन नहीं रखना है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट न्यूज है यहाँ पर, एक पर्टिकुलर जो फिल्म मेकर है उनके बारे में बात की जा रही है, एक इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की जा रही है, तो दोनों के बारे में जान लेते हैं। फिल्म मेकर का नाम है यहाँ पर, यह है शेखर कपूर। शेखर कपूर आप लोगों ने देखा भी होगा, इनकी कई सारे जो प्रोग्राम है आप लोगों ने देखे होंगे। तो शेखर कपूर जो है, इनको प्रेसिडेंट बनाया गया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जिसको FTII के नाम से आप लोग जानते हैं। यानी कि FTII के जो नए अभी यहाँ पर जो प्रेसिडेंट बन रहे हैं वह फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के वह शेखर कपूर। तो यहाँ पर जो FTII है यहाँ पर सोसाइटी जो है, तो इसके तहत यहाँ पर ही देखने को मिलेंगे चेयरमैन ऑफ गवर्निंग काउंसिल ऑफ FTII। मिस्टर कपूर जो है यहाँ पर ये कई सारी जो फिल्म है डायरेक्ट कर चुके हैं, जैसे कि आप लोगों ने देखी होगी शायद ये मूवीज, इनमें से कोई सी जरूर देखी होगी। मौसम हो गया, मिस्टर इंडिया तो आप लोगों ने जरूर देखी होगी अनिल कपूर वाली, ठीक है, बैंडिट क्वीन हो गया, एलिजाबेथ हो गया, तो ये मूवीज के नाम है। मिस्टर इंडिया मुझे लगता है कि आप लोगों ने जरूर देखी होगी, ठीक है, अगर नहीं देखी तो बताइएगा यस या फिर नो। जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, ये एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में, यानी कि एक तरीके से ये जो ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है हमारी कंट्री में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर में आता है, यानी कि इस मिनिस्ट्री के अंडर में ये काम करते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो बेसिकली सिचुएटेड है, ये पुणे के अंदर लोकेटेड है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नॉर्मली आप लोगों को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई में देखने को मिलता है चीजें, ये पुणे के अंदर लोकेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर पुणे के अंदर यहाँ पर प्रभात फिल्म कंपनी है, जिसके प्रेमाइस में आप लोगों को देखने को मिलेगा। स्टेब्लिश किया गया था 1960 में, और अभी यहाँ पर सेटअप किया जा रहा है न्यू इंस्टीट्यूट अरुणाचल प्रदेश में। ये काफी इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन हो सकता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड बात की जा रही है और आप लोगों के माइंड में कंफ्यूजन रहेगा कि अरुणाचल प्रदेश में क्या होगा यार, ठीक है, तो आप लोग उसको छोड़ देंगे। तो यहाँ पर अभी एक सेटअप इंस्टीट्यूट करने की बात की जा रही है इनिशिएटिव के तहत, यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में, अरुणाचल प्रदेश वाले रीजन में, ठीक है।
तो कोई कंफ्यूजन माइंड में नहीं रखना है। अरुणाचल प्रदेश जो है ये वही रीजन है जो रिसेंटली अभी काफी न्यूज में है चाइना की वजह से, तो इसलिए भी क्वेश्चन बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमारी कंट्री के ओनली 2 राज्य ऐसे हैं, एक तो है आसाम, दूसरा है नागालैंड, जो अरुणाचल प्रदेश को टच करता है। और वैसे इंटरनेशनल लेवल पर भूटान, और यहां पर हो गया चाइना, और यहां पर हो गया म्यांमार, 3 इंटरनेशनल बाउंड्री अरुणाचल प्रदेश को टच करती है। तो ये नॉर्थ ईस्ट का राज्य है जहां पर ये फिल्म इंस्टीट्यूट के बारे में बात की जा रही है, तो इसके बारे में एक मोटा मोटा आइडिया रख सकते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट न्यूज आप लोगों के सामने यहां पर बात करिए मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे की साइड से, जो कि नितिन गडकरी जी के अंडर में है। ये मिनिस्ट्री के बारे में बात करें तो इनके द्वारा HCNG 18% मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन इन CNG, यानी कि जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं उसके अंदर 18% हाइड्रोजन मिलाया जाएगा। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, तो इसके अंदर 18% हाइड्रोजन मिलाया जाएगा। तो इसके बारे में बात की जा रही है। ट्रांसपोर्टिव जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, यानी कि जो भी आप लोग गाड़ियां चलाते हैं, तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन यहां पर देखने को मिलेगा। और जो स्टैंडर्ड है यहां पर ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसको BIS आप लोग बोलते हैं, इसका स्टैंडर्ड फॉलो किया जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि वैसे ही काम चलेगा, एक प्रॉपर स्टैंडर्ड के तहत यहां पर काम किया जा रहा है। अगर बात करें हाइड्रोजन इनरिच्ड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में, जो कि यहां पर SCNG जिसको आप लोग बोलते हैं, ये ऑटोमोटिव पर्पज के लिए यहां पर एज ए फ्यूल के तरीके से यूज किया जाएगा। अभी रिसेंटली हमारी कंट्री में जो चेंज किया गया सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल 1989 के तहत, उसमें HCNG को जो यहां पर HCNG को है इसको ऑटोमोटिव फ्यूल के तरीके से पब्लिश किया गया सितंबर 2020 में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों से डायरेक्ट क्वेश्चन इनडायरेक्ट वे में आप लोगों से घुमाकर क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि हमारी कंट्री में क्या HCNG रिसेंटली अभी फ्यूल के तरीके से यूज किया जाने की बात की गई है। जी हां, बिल्कुल की गई है। यहां पर हमारी कंट्री में जो सेंट्रल मोटर व्हीकल जो रूल है 1989 उसमें चेंज किया गया है, और अब यहां पर इसको एज ए फ्यूल के तरीके से पब्लिश किया गया है। हाइड्रोजन कंप्रेस जो नेचुरल गैस होता है, ये मिक्सचर होता है। कंप्रेस जो नेचुरल गैस है 4 to 9% आप लोगों को हाइड्रोजन एनर्जी देखने को मिलेगी, जो यूज की जा रही है फ्यूल में इंटरनल कंबस्शन के लिए। इंजन में जो यूज किया जाएगा, जैसे पेट्रोल डीजल यूज किया था ना, वैसे अब यहां पर हाइड्रोजन भी यूज किया जाएगा। तो मोर इफेक्टिव चीजें आप लोगों को देखने को मिलेगी। पॉल्यूशन जो है वो काफी कम देखने को मिलेगा, एफिशिएंसी बढ़ती हुई यहां पर नजर आएगी। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से यहां पर ये ऐसी चीजें की जा रही हैं। ठीक है, अभी जर्मनी में आप लोगों ने कुछ दिनों पहले सुना होगा, जर्मनी में भी यहां पर कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं हाइड्रोजन फ्यूल के ऊपर। यहां पर जो ये इनके सेक्टर है यहां पर चलाने की कोशिश करें, तो आने वाले टाइम में ये ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं ताकि जो पेट्रोल डीजल या फिर कोयले से चलाई जाने वाली जो चीजें हैं उसके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। तो उसी का ये भी एक रीजन आप लोग बोल सकते हैं। नेक्स्ट न्यूज है आप लोगों के सामने, यहां पर बात की जा रही है रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी ऑफ इंडियन आर्मी, यानी कि जो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी है, यानी कि हथियार वाली जो रेजिमेंट है हमारी कंट्री में, ये बेसिकली जो इंडियन आर्मी के लिए यहां पर जो ये एक तरीके से आर्टिलरी का प्रोवाइड कराती है। तो इसका 193rd गनर डे यहां पर सितंबर 28 को सेलिब्रेट किया गया। ये जो बेसिकली यहां पर आप लोगों को देखने को मिल रहा है, यहां पर इसको बनाया गया था 1827 में। ठीक है, जब 5 बॉम्बे माउंटेन जो बैटरी है बेसिकली इक्विप्ड की गई 2.5 इंच गन के साथ में, तब हमारी कंट्री में ब्रिटिश इंडियन आर्मी जो थी वो सामने निकल कर आई इन सब चीजों के साथ में। तो हमारी कंट्री में भी कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं हथियार बंद आर्मी की स्टार्ट यहां से एक प्रॉपर वे में आप लोगों को देखने को मिली। फाउंडेशन जो रखा गया यहां पर रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, ये इसका फाउंडेशन रखा गया था 1827 में। ठीक है, तो याद रखना इसके बारे में। इसी के साथ में यहां पर बॉम्बे आर्टिलरी, इसका लेटर इसको रिनेम किया गया 5 बॉम्बे माउंटेन बैटरी। ठीक है, जो कि यहां पर आप लोगों को कई बार इसके बारे जो यहां पर ये अभी इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी जो है ये गनर डे के रूप में भी आप लोगों को यहां पर चीजें देखने को मिलती हैं। बेसिकली ये है कि हमारी कंट्री में कहां से चीजें कुछ स्टार्ट हुई उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन है, ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है पर थोड़ा सा आइडिया आप लोग इसके बारे में रख सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है जिनका नाम है साइदा अनवर तैमूर। तो ये ओनली वुमेन है यहाँ पर जो कि चीफ मिनिस्टर बनी आसाम की, यानी कि आसाम की इनके अलावा और कोई चीफ मिनिस्टर नहीं बनी है। और ये 1980 से लेके यहाँ पर 1981 यानी कि 81 तक यहाँ पर आसाम की चीफ मिनिस्टर रही। तो ये भी रिसेंटली इनकी डेथ हो गई है 84 की एज में। तो ये जो है बेसिकली पर्सनैलिटी कांग्रेस की साइड से पॉलिटिशियन थी, आसाम की इकलौती आप लोग यहां पर बोल सकते हैं पॉलिटिशियन जो बेसिकली चीफ मिनिस्टर बनी। इसी के साथ में यहां पर इनके द्वारा एंटी फॉरेनर मूवमेंट भी चलाया गया। आप लोगों को पता है कि आसाम में काफी लार्ज स्केल पर एनआरसी के बारे में बात करते हैं तो वो बोलते हैं हम बांग्लादेशी काफी लार्ज स्केल पर हमारे एरिया में रहते हैं, तो उसके खिलाफ भी इनके द्वारा मूवमेंट चलाया गया 1979 से लेकर 85 तक का। अगर बात करें ये एमएलए इनके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधायक रही 1972, 1978, 1983 और 1991। इसी के साथ में मिनिस्टर भी रही आसाम में ट्वाइस। इसी के साथ में राज्यसभा एमपी भी रही 2 बार, एक बार नॉमिनेट किया गया 1988 में और एक बार इलेक्ट होकर आई 2004 में। तो ये इनका पॉलिटिकल कैरियर था। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बन सकता है वो यही है कि आसाम में जो ओनली चीफ मिनिस्टर जो वुमेन बनी यहां पर, तो उनके नाम से क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है। ठीक है, अगर आप लोग आसाम से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहां पर हो जाती हैं।
एक और इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में बात की जा रही है जिनका नाम है यहाँ पर आई जे हुलूवालिया। तो ये अभी रिसेंटली इनकी डेथ हुई है। तो ये काफी लंबे समय तक ब्रेन कैंसर के साथ में लड़ती रही और रिसेंटली इन्होंने अपनी जो बीमारी है उसके सामने दम तोड़ दिया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी थी हमारी कंट्री की, एक काफी बड़ी इकोनॉमिस्ट आप लोग इनको बोल सकते हैं। ये कई बार आप लोगों ने हालांकि शायद सुना होगा, आई थिंक आप लोगों ने अगर ऑल इंडिया रेडियो वगैरह या फिर कई बार डिस्कशन डिबेट सुना है तो कई बार यहाँ पर ये एज ए वहां पर स्पोक पर्सन की साइड से भी यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलती थी। 1945 से लेकर 2020 तक का यहाँ पर इंडियन इकोनॉमिस्ट, यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी रिसर्च, इसी के साथ में प्रोफेसर भी रही यहाँ पर। ठीक है, जो पोजीशन इनकी रही है यहाँ पर, ये चेयरपर्सन एमरेट्स बोर्ड्स ऑफ गवर्नर एट इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशन, जिसको ICRIER आप लोग बोलते हैं, चेयरपर्सन बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ऑफ इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट इन वॉशिंगटन DC, जिसमें 2003 से लेकर 2006 तक रही, चेयरपर्सन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हाई पावर्ड कमिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस के बारे में बात करें तो उसकी चेयरपर्सन रही है। अवार्ड इनको हमारी कंट्री में थर्ड हाईएस्ट अवार्ड भी इनको मिला हुआ है सिविलियन फील्ड में। ठीक है, और इसी के साथ में पद्म भूषण भी इनको मिला हुआ है। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग यहां पर याद रखिएगा, जिसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं पहले नंबर पर आते हैं, यहां गलत लिखा गया, 1 मिनट। ठीक है, थर्ड हाईएस्ट अवार्ड जो होता है वो होता है पद्म विभूषण। ठीक है, यहां पर पद्म भूषण लिखा हुआ है, तो इसको एक बार चेक कर लीजिएगा और एक बार चेक करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में यहाँ पर कि हाँ नीचे क्या है। यहाँ पर ये थर्ड हाईएस्ट अवार्ड है यहाँ पर। तो पद्म एक तरीके से पद्म भूषण, पहला होता है पद्म श्री, दूसरा होता है पद्म भूषण, तीसरा होता है पद्म विभूषण, चौथा होता है भारत रत्न। ठीक है, तो यहाँ पर पद्म भूषण बोला गया तो सेकंड हाईएस्ट होगा। तो एक बार सर्च कर लीजिएगा यहाँ पर कि सेकंड है कि थर्ड है, तो 2009 में इनको दिया गया। ठीक है, तो इसको देख लीजिएगा आप लोग। वैसे पीपीटी जब डाउनलोड करेंगे तो वहां पर मैं इसको चेंज कर दूंगा, तो आप लोगों को यहाँ पर सही आंसर मिलेगा इसके अंदर जो भी होगा। एक बार आप लोग भी सर्च कर लीजिएगा, थोड़ा सा लंबे समय तक आप लोग इसको याद रख पाएंगे फिर। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप लोगों से क्वेश्चन बनकर एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहां पर बात की जा रही है इंडस्ट्रियल ग्रोथ इन इंडिया। तो यहां पर स्टैग्नेशन सिंस, जो यहां पर एक तरीके से स्टैग्नेशन सिंस ये है मिड 60s, यानी कि जब से स्टैग्नेशन बना हुआ है, यानी कि इकोनॉमी जो ढंग से नहीं बढ़ रही है। ठीक है, नेक्स्ट यहां पर प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ इन इंडियन मैन्युफैक्चरिंग, ये बात की जा रही है। अर्बनाइजेशन इन इंडिया, चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी एंड वे फॉरवर्ड, तो ये बोला गया है। ब्रेकिंग थ्रू ए मेमोरी। ठीक है, तो ये यहां पर इनकी जो कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जिनके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। रीजन इसलिए बोल रहा हूं क्वेश्चन बन सकता है कि जब भी कोई ऐसी पर्सनैलिटी की डेथ होती है तो क्वेश्चन बनने के चांसेस वहां पर बन जाते हैं। तो उनकी कुछ किताबें हैं, उसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया रख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर गांधी जी से रिलेटेड डे के बारे में जाना जो काफी इंपोर्टेंट था। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर जाना डिफेंस मिनिस्ट्री से रिलेटेड और कुछ इंपोर्टेंट बातें भी जानी। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर शेखर कपूर और FTII के बारे में जाना। नेक्स्ट जो आप लोगों के सामने यहाँ पर जो न्यूज थी हमारी मिलिट्री से रिलेटेड थी, आर्मी से रिलेटेड कुछ चीजें आप लोगों को जानने को मिली। इसी के साथ में हम लोगों ने हाइड्रोजन फ्यूल से रिलेटेड जो CNG है उसके बारे में जाना। नेक्स्ट हम लोगों ने यहाँ पर एक पर्टिकुलर पर्सनैलिटी जो कि फर्स्ट टाइम आसाम की चीफ मिनिस्टर एक लेडी बनी उनके बारे में जाना। इसी के साथ में हम लोगों ने यहाँ पर एक और इंपोर्टेंट पर्सनैलिटी के बारे में जाना। ये था टोटल आज का डिस्कशन। आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। आइए अब आज का क्विज देख लेते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है आप लोगों के सामने IDEX, ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म आप लोगों को बतानी है। दूसरे नंबर पर जो फिल्म मेकर है जिनको अभी यहां पर प्रेसिडेंट बनाया गया है फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, उनका नाम आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में FTII, ये आप लोगों को बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। नेक्स्ट यहाँ पर HCNG की फुल फॉर्म आप लोग बताइए। इसी के साथ में यहाँ पर जो चीफ मिनिस्टर अकेली वुमेन बनी है यहाँ पर आसाम की, तो रिसेंटली अभी इनकी डेथ हो गई है, उनका नाम आप लोग को बताना है। कौन सी, किसके द्वारा यहाँ पर अर्बनाइजेशन इन इंडिया चैलेंजेस अपॉर्चुनिटी एंड वे फॉरवर्ड, किसके द्वारा ये किताब लिखी गई है। तो ये क्वेश्चन है जिनके आंसर आप लोग को देने हैं। अभी यहाँ पर नजर डालते हैं लास्ट का क्विज जिसका आंसर आप लोग को देना है, फिर इसके बाद में मैं आप लोग को आंसर बताऊंगा। इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन, इसकी थीम आप लोगों को बतानी थी। एमनेस्टी इंटरनेशनल के बारे में नोबेल प्राइज कब मिला ये आप लोगों को बताना था। डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी अगेंस्ट टॉर्चर, इसके लिए यहां पर इनको नोबेल प्राइज मिला था, ये इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है। जल जीवन मिशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहां पर FHTC क्या है और कब तक ये प्रोवाइड कराने की बात की गई है। COTPA क्या है यहां पर, जिसमें बीड़ी और सिगरेट को बैन किया गया महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर, जो लूज बीड़ी और सिगरेट होते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो FCTC है इसके बारे में आप लोगों को बताना था। इसी के साथ में हम लोगों ने हेल्दी जो वे ऑफ लाइफ है यानी कि दिनचर्या और ऋतुचर्या, किसके द्वारा इसके ऊपर इंफेसिस दिया गया। उत्तराखंड के कौन सी पर्टिकुलर स्कीम है जिसके तहत नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत हम लोग गंगा को स्वच्छ करने की बात कर रहे हैं। तो क्वेश्चन के आंसर एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर ओल्डर पर्सन। तो जो हमारी कंट्री में सोसाइटी में जो ऐसे पर्सन होते हैं जो बुजुर्ग हो चुके हैं उनसे रिलेटेड बात की जा रही। तो पेंडेमिक डू दे चेंज हाउ वी एड्रेस एज एंड एजिंग, तो ये है यहाँ पर थीम, यानी कि जिस तरीके से पेंडेमिक आ रहा है तो जो एज है लोगों की और उसको देखने का हमारा नजरिया कैसे है, जो बुजुर्ग हो रहे हैं तो वो हम लोग का कैसे चेंज होगा, उसके बारे में थीम है यहाँ पर।
1977 में यहां पर एमनेस्टी इंटरनेशनल को नोबेल पीस प्राइज दिया गया डिफेंस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एंड टॉर्चर के लिए। फंक्शनल जो यहां पर फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन के बारे में बात की जा रही है। 2024 तक यहां पर गांव वाले एरिया में ये टोटी वाला पानी आप लोग बोल सकते हैं प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है। सिगरेट अदर टबैको प्रोडक्ट जो जिसको आप लोग कोटपा बोलते हैं 2003, इसके बारे में याद रखिएगा। वर्ल्ड फ्रेम कन्वेंशन ऑन टबैको, ठीक है, तो इसके बारे में याद रखिएगा, रेक्टिफाइड किया गया यहां पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हमारी कंट्री के द्वारा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का है ये 2004 में। वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू जी के द्वारा बोला गया दिनचर्या और ऋतुचर्या से हेल्थ को सुधार सकते हैं। और हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो हैं उनके द्वारा उत्तराखंड के अंदर नमामि गंगे मिशन के तहत यहां पर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च किए गए। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज। आई होप कि आप लोगों ने इसको एंजॉय किया होगा और इसी के साथ में चीजों को एंजॉय करते रहिए और अपने एग्जाम को अच्छे से देकर आइएगा। यहां से जाकर आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, सारे लेक्चर की पीडीएफ एक जगह इकट्ठे मिल जाएगी। मेरे साथ आप लोग ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी कनेक्ट रह सकते हैं, तो यहां से डाउनलोड कर लीजिएगा सारी चीजें, ठीक है। यहां पर कनेक्ट तभी रहिएगा अगर आप लोग के अकाउंट है, बनाने की कोई जरूरत नहीं है अकाउंट की। और जब तक आप लोग एग्जाम वगैरह आप लोग रहते हैं तो देखिए कोशिश कीजिए कि इन सब चीजों से दूर रहिए। और या फिर दिन में अगर यूज करना है तो 30 मिनट से ज्यादा इन सब चीजों को मिलाकर व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर को नहीं देना है। ये मैक्सिमम होना चाहिए और वो भी पार्ट्स में होना चाहिए ताकि आप लोग इसको रिफ्रेश के माइंड करने के लिए देख सको। हालांकि रिफ्रेशमेंट कुछ रहता नहीं है, ज्यादातर आप लोगों को फालतू की चीजें देखने को मिलेगी। बाकी आप लोगों की चॉइस है, इंडिपेंडेंट हो, हमारा संविधान आप लोगों को पूरी स्वतंत्रता देता है कि आप लोग अपने टाइम को अपने हिसाब से यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, फीडबैक देकर जरूर जाइएगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो ही लाइक और शेयर करना है, वरना डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में बताइएगा डिसलाइक क्यों किया, ताकि आने वाले टाइम में इसको इंप्रूव किया जा सके। तो बड़ों को नमस्ते, छोड़ों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करें यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।